एक घनी अंधेरी रात को शहर की सड़कें सो रही थी, तब कोई एक भयानक क्राइम दस्तक देता है। शहर की सबसे बड़ी होशियार कमिश्नर बृंदा बासु की बेटी कहीं गायब हो जाती है। अगली सुबह बीच सड़क पर खड़ी मिलती है एक कार और उसमें नशे में धुत बैठा होता है एक मशहूर पत्रकार रण सिंह। लेकिन उसके बगल में खून भी बिखरा हुआ था। तो क्या हुआ था उस रात? रण सिंह का इससे क्या कनेक्शन है? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी गहरे साजिश का पहला कदम? क्या बृंदा अपनी लापता बेटी को ढूंढ पाएगी? और क्या है उस रात का वो सच? यही देखेंगे हम आज की निखोज सीरीज की सीजन 1 की कहानी में, जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर बीच रास्ते में एक कार को खड़ा देखते हैं। पुलिस को जब इस कार के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्राइविंग सीट पर टीवी चैनल के सीनियर रिपोर्टर रण सिंह बैठे हैं। ये देख पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और रण सिंह को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। लेकिन रण सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी नशे में ही है। तभी अचानक पुलिस वाले देखते हैं कि रण सिंह की शर्ट पर और बगल वाली सीट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो पुलिस तुरंत ही रण सिंह को गाड़ी के बाहर निकालने लगती है और गाड़ी के अंदर देखने पर पिछली सीट पर खून से सनी एक चादर भी दिखाई देती है। ये देखकर पुलिस वाले रण सिंह को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी को देखते हैं जो कि यह सब कुछ छुप कर देख रहा था, जिसने पीले रंग का कोट पहना था और उसके कोट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं शहर की पुलिस कमिश्नर बृंदा बासु को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी दीप्ति कल रात से घर पर नहीं लौटी थी। वो बार बार अपनी बेटी को फोन कर रही थी लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो फिर वो अपने पीए को लगातार दीप्ति को फोन करने के लिए कहकर वो खुद दीप्ति की दोस्त विशाल अग्रवाल के घर पर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ कल रात पार्टी हुई थी और उसकी बेटी दीप्ति वहाँ पर गई थी। अब इसी बीच दूसरी तरफ रण सिंह की पत्नी गार्गी भी परेशान हो रही थी क्योंकि उसका पति भी कल से घर पर नहीं आया था। वह सुबह अपने बेटे को उठाती है और बताती है कि पापा कल से घर पर नहीं आए हैं। अब ये बात सुनकर उसकी बेटी कहती है कि पापा के दोस्त विजय सर को फोन करो ना, वो भी पापा के साथ पार्टी में गए थे। तो गार्गी कहती है कि मैंने विजय को फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। और ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर विजय का फोन आता है। यहाँ इस तरफ बृंदा दीप्ति के दोस्त के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात विशाल के पिता प्रकाश अग्रवाल से होती है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा अक्सर फार्म हाउस पर पार्टी करते रहता है। उन्होंने दीप्ति को भी एक दो बार पार्टी में देखा था। तो वो यहाँ पर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? तो वृंदा कहती है कि उसकी बेटी कल रात से घर पर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद है। उसने उसके दोस्तों को भी फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। ये बात सुनकर प्रकाश अग्रवाल कहता है कि मेरा बेटा विशाल तो कल रात ही लौट आया था। तो यहाँ पर वृंदा विशाल को बाहर बुलाकर दीप्ति के बारे में पूछने लगती है। अब पहले तो विशाल दीप्ति के बारे में ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो बताता है कि हम सब दोस्त करीब 2 बजे वहाँ से लौट आए थे, जबकि दीप्ति तो 11 बजे के आसपास रण सिंह के साथ निकल चुकी थी। ये बात सुनकर वृंदा को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। तो यहाँ दूसरी तरफ रण सिंह की लापता होने की खबर सुनकर उसके सारे दोस्त पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में कॉल करके सीक्रेटली पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये खबर दूसरे मीडिया वालों को पता चले। यहाँ वृंदा विशाल अग्रवाल से बात करने के बाद अपने सबऑर्डिनेट अफसाना को कॉल करती है और उसे रण सिंह और दीप्ति के सभी दोस्तों को थाने लाने के लिए कहती है। लेकिन अब यहाँ पर रण सिंह का नाम सुनते ही अफसाना शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले रण सिंह की कंपनी वॉइस टीवी में काम करती थी और रण सिंह तो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम रण सिंह के दोस्त विजय को देखते हैं, जो सुबह की मॉर्निंग वॉक पर निकलता है। उसका चेहरा देखकर सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई टेंशन है? लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम विजय की पत्नी रोशनी को देखते हैं, जो कि कल रात ही अपने मायके गई हुई थी। उसका भी चेहरा देखकर उसके माता पिता को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो परेशानी है। लेकिन रोशनी कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, और इस तरह से कुछ बहाना बनाकर वो बात को संभाल लेती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम रण सिंह की पत्नी गार्गी को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ टेंशन में बैठी थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर पुलिस थाने से एक आदमी आया हुआ था। वो कहता है कि रण सिंह को थाने ले जाया गया है। अब ये बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से सीन चला जाता है उस रात जिस रात पार्टी हुई थी। यहाँ पर हम रोशनी, विजय और रणसिंह को देखते हैं। तो विजय थोड़ा दूर जाता है और उसकी पत्नी रोशनी रणसिंह के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। रोशनी पहले से रणसिंह को थोड़ा पसंद करती थी और ये बात विजय को भी पता थी, और विजय ने रणसिंह को रोशनी से दूर रहने की सलाह भी दी थी। अब इतने में दोस्तों वहाँ पर दीप्ति आ जाती है। रण सिंह और दीप्ति एक दूसरे को जानते थे, तो वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं रात में सुनसान सड़क पर एक लड़की कार से उतरकर भाग रही होती है, लेकिन तभी अचानक दूसरी साइड से एक गाड़ी आकर उस लड़की को टक्कर मारकर चली जाती है। और अब यहाँ पर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन को। यहाँ पर अफसाना बृंदा से कहती है कि रण सिंह को थाने लाया गया है और उसकी कार में खून के धब्बे मिले हैं। बृंदा उन सैंपल को फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए भेजने का ऑर्डर देती है, और साथ ही बृंदा के पास अपनी बेटी का जो ऑलरेडी ब्लड सैंपल होता है वो उस सैंपल को भी फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए भेज देती है।
उसके बाद अफसाना उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर रण सिंह बैठा होता है, जहाँ पर अफसाना रण सिंह से कहती है कि 2016 में वो वॉइस टीवी में काम करती थी, क्या आप मुझे पहचानते हो? लेकिन वो तो उसे नहीं पहचानता। और दोस्तों यहाँ पर भी रण सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी नशे में ही है। तभी यहाँ पर रण सिंह को कुछ कुछ बातें याद आने लगती है, तो वो अफसाना से पूछता है कि तुमने वॉइस टीवी क्यों छोड़ा? तो अफसाना इस बात को टालते हुए रण सिंह से ये पूछती है कि सर आप ये बताइए कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था? जिस पर रण सिंह कहता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं है। तो अफसाना कहती है आपको जितना भी याद है आप मुझे बता दीजिए। तब रण सिंह को समझ में आता है कि अफसाना एक पुलिस ऑफिसर है और उसे सब कुछ बताना ही होगा। तो रण सिंह यहाँ पर बताने लगता है कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था। वो बताता है कि उस दिन विजय और रोशनी की शादी की सालगिरह थी और यहाँ पर अफसाना वॉइस टीवी में काम करने की वजह से वो विजय और रोशनी को दोनों को भी जानती थी। अब उसी बार में दीप्ति भी अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए आई थी। ये सभी लोग एक साथ बहुत मौज मस्ती करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी की नजर रण सिंह पर है। वो तो विजय से ज्यादा रण सिंह पर ध्यान दे रही थी और ये बात विजय भी नोटिस करता है। इसलिए विजय ने रण सिंह से कहा था कि तुम्हारे आने की वजह से ही रोशनी आज बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट वृंदा को रण सिंह का फोन देकर बताती है कि उस दिन रात के 12 बजे के आसपास फोन बंद हो गया था और आगे ये भी बताती है कि इस फोन में रण सिंह के साथ आपकी बेटी दीप्ति के भी कुछ चैट्स है, जरा आप उसे भी देख लीजिए। तो वृंदा वो चैट देख ही रही थी कि तभी उसके फोन पर डिपार्टमेंट से कॉल आता है और दूसरी तरफ से बताते हैं कि रण सिंह की कार के पीछे से जो खून मिला था वो दीप्ति के खून से मैच हो रहा है। अब ये बात सुनकर वृंदा अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है। चाहे वो कितनी बड़ी पुलिस ऑफिसर है क्यों ना हो, लेकिन वो एक माँ भी है। उसे डर लगने लगता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अब दोस्तों वृंदा की रोने की आवाज सुनकर डीसीपी वृंदा के रूम में चला आता है। वो यहाँ आकर दिखावा करने लगता है कि उसे भी इस बात का दुख है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि डीसीपी का वृंदा के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। एक औरत होकर वृंदा उसके ऊपर वाली पोस्ट पर है, ये बात हमेशा डीसीपी को बहुत ज्यादा खटकती थी। वो कहने लगता है कि शायद दीप्ति का रण सिंह के साथ कुछ चक्कर चल रहा होगा। इस प्रकार से वो दीप्ति के बारे में गलत सलत बातें बोलने लगता है, लेकिन वृंदा उन सारी बातों को बर्दाश्त कर लेती है। उसे वो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। ऐसा कहकर वृंदा सीधा इंटरोगेशन रूम में चली जाती है। अब वहां जाकर रण सिंह से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन रण सिंह कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वृंदा कहती है कि मुझे पता है उस रात फार्मा हाउस में पार्टी के 11 बजे के आसपास मेरी बेटी दीप्ति तुम्हारे साथ ही थी, है ना? तो बोलो सच क्या है? उस पर रण सिंह कहता है कि दीप्ति कहाँ पर है ये उसे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि उस रात दीप्ति उसके साथ थी। तो वृंदा पूछती है कि तो फिर दीप्ति गई कहाँ? रण सिंह कहता है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। रण सिंह यहाँ पर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो अब वृंदा यहाँ पर भड़क जाती है, धमकाते हुए उसे कहती है कि देखो मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात तुम याद रखना, और तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। उसके बाद अफसाना फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाकर पूछती है कि क्या वो 100% श्योर है कि वो दीप्ति का ही खून है? एक्सपर्ट कहता है कि हाँ वो 100% श्योर है। उस पर अफसाना कहती है कि दीप्ति के सारे दोस्त विजय और रोशनी को भी पुलिस स्टेशन लाया गया है। तो एक्सपर्ट कहता है कि उन सब की फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के भी फिंगरप्रिंट समेत चेक करने पड़ेंगे। तभी दोस्तों अफसाना को एक कॉल आता है और वो सीधा वृंदा के पास पहुंचती है। अब उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में उस लड़की की मौत हो गई थी जिसको रात में एक कार ने रास्ते पर टक्कर मारी थी। अब यहाँ पर वृंदा अपने रूम में आकर टीवी ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी दीप्ति के लापता होने की खबर दिखाई जा रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये खबर मीडिया वालों को किसने बताई। अब यहाँ रण सिंह के विरोधी चैनल्स वाले लापता होने की इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। रण सिंह के परिवार वाले भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ बाहर तो रण सिंह का एक चैनल वाला थाने में एक रिपोर्टर को भेज देता है। अब एक रिपोर्टर पुलिस स्टेशन आकर ये न्यूज फैलाने लगता है कि यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट को थाने में लाया गया है। साथ ही में विजय जो कि वॉइस टीवी में काम करता है और विजय की पत्नी जो कि यूनिवर्सिटी में टीचर है, इन सबको आज थाने में लाया गया है। ये सब कुछ दिखाने लगता है। अब ये देखकर वृंदा हैरान हो जाती है कि पुलिस वालों के अंदर की खबर मीडिया वालों तक कैसे पहुंची। इसके बाद दोस्तों सीन फिर से इंटरोगेशन रूम में चला जाता है। यहाँ पर हम विजय रोशनी को देखते हैं। विजय अपनी पत्नी रोशनी से कहता है कि उसने तो बस दीप्ति को फोन किया था, मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर रोशनी परेशान हो जाती है और हल्के से उसे कहती है कि चुप रहो, ये सब बातें करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ रिपोर्टर थाने में खड़े रण सिंह की गाड़ी की तस्वीरें दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन लेडी कांस्टेबल वहां पर आकर उसे भगा देती है। यहाँ गार्गी ये न्यूज देखकर अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है और यहाँ दूसरे चैनल का रिपोर्टर जो रण सिंह का दुश्मन था वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, कुछ भी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है और ये सब कुछ देखकर वृंदा गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो समझ जाती है कि यह सब कुछ कौन कर रहा है, यानी कि यह सब कुछ डीसीपी का ही काम है जो वृंदा को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है।
अब वृंदा गुस्से में डीसीपी के रूम में जाने लगती है, लेकिन अफसाना वृंदा को शांत रहने के लिए कहती है। लेकिन डीसीपी के रूम में जाकर वृंदा कहती है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो ये मुझे पता था, लेकिन आप इतने बुरे हो ये मुझे अब पता चला। वृंदा डीसीपी से कहती है, मुझे पता है आपने यह सब कुछ किया है क्योंकि मैं एक औरत हूँ और आपसे ऊंची पोस्ट पर हूँ। वो कहती है कि क्या आपको पता है इन्वेस्टिगेशन की ये बातें बाहर ले जाने के लिए मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ। तो डीसीपी कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अब इतने में वहां पर उन दोनों के सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं। वो वृंदा से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये सब खबरें बाहर कैसी गई। वृंदा कहती है कि मैं यही बात पूछने के लिए डीसीपी के पास आई थी। तो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और वृंदा से कहता है कि देखो वृंदा, तुम इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो, मुझे पता है तुम इस काम में जरूर कामयाब होगी। तो वृंदा तुरंत ही वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास चली जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि दीप्ति के दोस्तों के फिंगरप्रिंट्स ले गए हैं, लेकिन रणसिंह के परिवार के अभी भी फिंगरप्रिंट्स बाकी है। और इतना ही नहीं, हमें उस फार्म हाउस पर भी जाना होगा जहां पर यह घटना हुई थी। वृंदा कहती है कि वो भी उन लोगों के साथ वहां पर चलेगी, लेकिन उससे पहले वो विजय रोशनी और दीप्ति के दोस्तों के साथ बात करना चाहती है। अब वृंदा को दीप्ति के दोस्तों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि विशाल रोशनी को पसंद करता था, सुमित जो कि दीप्ति को पसंद करता था, लेकिन दीप्ति रणसिंह को पसंद करती थी, इसलिए सुमित रणसिंह से नफरत करता था। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लव का ट्रायंगल बन चुका था। अब अचानक ही यहाँ पर बार में विशाल प्लान करता है कि अब वो लोग आगे की पार्टी उसके फार्म हाउस पर जाकर करेंगे। और दरअसल दीप्ति के कहने पर ही रणसिंह, विजय और रोशनी वो भी उस पार्टी में फार्म हाउस पर गए थे। हालांकि दीप्ति का फ्रेंड सुमित नहीं चाहता था कि वो लोग उस पार्टी में आए। अब रात की करीब 10 बजे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। दीप्ति बाहर जाकर किसी के साथ फोन पर बात कर रही होती है। फिर लौटकर वापस आने पर वो ज्यादातर वक्त रणसिंह के साथ बिताती है, उसके साथ सेल्फी खींचती है और उसी के साथ बातें भी करती है। उसके बाद 11 बजे के आसपास दीप्ति रणसिंह के साथ वहां से निकल जाती है और विजय अपनी पत्नी रोशनी को उसके मायके छोड़कर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर पार्टी में कुछ देर के बाद सब लोग अपने अपने घर पर लौट जाते हैं। और फिर सुबह होने के बाद सब लोगों को दीप्ति के लापता होने के बारे में पता चला था और उनके साथ यही सब कुछ हुआ था, यही सब लोगों का कहना था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं अफसाना रणसिंह की पत्नी गार्गी के पास जाती है, लेकिन गार्गी अफसाना को पहले पहचान नहीं पाती। तभी अफसाना बताती है कि वो अभी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन कुछ टाइम पहले वो वॉइस टीवी में काम करती थी। अब तभी गार्गी को एक बात याद आती है और वो सैम नाम के एक लड़के का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही अफसाना चुप हो जाती है। फिर गार्गी अफसाना से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि उसने गलती कर दी, उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन अब उसके बाद गार्गी अफसाना से रणसिंह को जेल से छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके बाद हम वहाँ पर जयदीप मुखर्जी को देखते हैं। वो अफसाना से कहता है कि वो वृंदा से मिलना चाहता है, वो सुमित का बड़ा भाई है और एक वकील भी। अब अफसाना वृंदा के पास जाती है और जयदीप और गार्गी के बारे में बताती है कि वो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो वृंदा गार्गी को इंतजार करने के लिए कहती है और जयदीप मुखर्जी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद दीप्ति के सभी दोस्तों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना किया गया था। तभी वृंदा अफसाना से कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई सबूत मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रही। अब उसके बाद वृंदा अफसाना के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर फार्म हाउस जाती है। वहां पर सब कुछ देखने के बाद वो लोग वृंदा से कहते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ देखकर नहीं लग रहा कि कल रात यहाँ पर पार्टी हुई थी। यहाँ पर तो कुछ भी सबूत नहीं है, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही कुछ और। ऐसा लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने यहाँ पर पहले से ही आकर सारे निशान मिटा दिए हो। अब कोई भी सुराग नहीं मिलता। ये बात सुनकर वृंदा बहुत निराश हो जाती है। तभी वहाँ वृंदा गार्डन में कुछ नोटिस करती है। वो वहाँ खोदने के लिए कहकर अंदर छानबीन करने के लिए जाती है। अब यहाँ खुदाई करने पर उन्हें एक लाश मिलती है और उस लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तभी वहाँ पर उस फार्म हाउस का केयरटेकर आता है और पुलिस से कहता है कि यह सब बंद कीजिए, साहब आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। अफसाना उस केयरटेकर से पूछती है कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। वो शख्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो तो रात को जल्दी सो जाता है। तो यहाँ पर अफसाना समझ जाती है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब वृंदा वहां पर आती है तो उसे बहुत ही तेज बदबू आने लगती है। वो समझ जाती है कि ये दीप्ति की लाश नहीं हो सकती, क्योंकि 14 से 15 घंटे में किसी भी लाश से इतनी ज्यादा बदबू नहीं आती। अब उस लाश को पूरी तरीके से ओपन करके देखने पर यह पता चलता है कि वो किसी इंसान की लाश नहीं बल्कि कुत्ते की लाश है। अब यहाँ दूसरी तरफ रणसिंह के विरोधी चैनल का रिपोर्टर अपने टीवी चैनल में दीप्ति और रणसिंह के चैट्स दिखाने लगता है, खास करके जहाँ पर दीप्ति रणसिंह से पूछती है कि वो अब आगे क्या करे। और रणसिंह जवाब देते हुए कहता है कि उसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए। और इसी बात को वो रिपोर्टर बहुत ही गंदी तरीके से दिखाने लगता है, यहाँ तक कि वो रणसिंह के कैरेक्टर को भी लेकर बुरी बात कहता है। और ये सारी बातें रणसिंह की पत्नी और उसका बेटा सुनकर निराश हो जाते हैं। अब तभी उनकी बेटी जो घर पर ही थी वो अपने एक दोस्त को फोन करती है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मेरी मम्मी ने तुमसे बात करने से मना किया है क्योंकि तुम्हारे पिताजी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। और ये बात सुनकर रुषा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डीसीपी वृंदा के खिलाफ ये सारी साजिशें कर रहा था। और अब वृंदा बहुत ही गुस्से में अफसाना से कहती है कि ये सारी खबर मीडिया के पास कैसे पहुंची, इस सब के पीछे उस डीसीपी का ही हाथ होगा।
उसके बाद वृंदा इंटरोगेशन रूम में जाती है और रणसिंह से बात करती है। रणसिंह वृंदा से कहता है कि वो एक बात करना चाहता है। वो कहता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मैंने एक पीले रंग का कोट पहना था, लेकिन अब वो कोट मुझे नहीं मिल रहा। जिस पर वृंदा गुस्सा होकर कहती है कि यहाँ मेरी बेटी लापता हुई है और तुम्हें अपने कोट की पड़ी है। इसी दौरान वहां पर रणसिंह की पत्नी और बेटा आ जाता है और वृंदा और अफसाना वहां से चली जाती है। तो अपने बेटे और पत्नी को देखकर रणसिंह थोड़ा खुश होता है, लेकिन यहाँ पर रणसिंह की पत्नी उससे उस चैट्स के बारे में पूछने लगती है। वो पूछती है कि आप कौन से टॉक्सिक रिलेशनशिप से दीप्ति को निकलने के लिए कह रहे थे। अब ये बात सुनकर रणसिंह तो हैरान हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कोई भी बात समझा नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। तो रणसिंह कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी कलीग है, वो बस वहां पर काम करती थी। तभी उसकी पत्नी अपने बेटे के सामने ही रणसिंह को जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। अब घर लौटने के बाद गार्गी अपनी बेटी रुषा को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तभी गार्गी उसके रूम में जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी बेटी रुषा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये देखकर गार्गी जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाकर अपने बेटे को बुलाने लगती है और अब उसके बाद रुषा को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन वो दोबारा से ऐसी कोशिश कर सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद हम वृंदा को देखते हैं, जिसे घर लौटने के बाद अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसके पूरे घर में उसकी बेटी की यादें बसी हुई थी। वो पुरानी बातें याद करने लगती है और नहाते वक्त बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है, अपने आप को हौसला देती है। अब इतने में उसकी पीओ से कहती है कि बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो थोड़ी देर के बाद वृंदा बाहर आकर देखती है तो वहां पर उसका एक्स हस्बैंड यानी कि दीप्ति के पिता आए होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और वृंदा के पति कहते हैं कि मीडिया वाले तो हम दोनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दी। और फिर वो दोनों अपनी बेटी दीप्ति को याद करते हुए एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं। भले ही उन दोनों में तलाक हो गया था, लेकिन दीप्ति उन दोनों की बेटी थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं अफसाना वृंदा से कहती है कि उस रात के सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज मिलना मुश्किल है, क्योंकि सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरास नहीं है। लेकिन जिन जिन रास्तों के सीसीटीवी फुटेज मिली है वहां पर देखा गया है कि रणसिंह की गाड़ी ने शॉर्टकट को छोड़कर लंबे रास्ते पकड़े हैं, कई बार यू टर्न भी लिया था। जिस पर वृंदा पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो अफसाना कहती है कि ये और कुछ नहीं है मैडम, पुलिस को भटकाने के लिए सब कुछ किया गया है और खुद को सोचने के लिए और थोड़ा वक्त मिले इसलिए। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रणसिंह को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ सभी लोग रणसिंह को सजा और दीप्ति को ढूंढने की मांग करने लगते हैं, यानी कि सभी लोग रणसिंह को ही दोषी मान रहे थे। तो वृंदा फिर से रणसिंह से जानने की कोशिश करती है कि दीप्ति कहाँ पर है, लेकिन रणसिंह तो एक ही बात दोहराते रहता है कि उसे कुछ नहीं पता। रणसिंह कहता है कि वो दीप्ति से प्यार करता था, लेकिन इसका कुछ गलत मतलब मत निकालना। वो कहता है कि मैं मेरे हर एम्प्लॉय से ऐसे ही प्यार करता हूँ, तो दीप्ति के साथ भी मेरा उसी तरह का रिलेशनशिप था जो बाकी एम्प्लॉयज के साथ होता है। दीप्ति मुझसे उसकी बहुत सारी बातें शेयर करती थी। तभी वृंदा रणसिंह से पूछती है कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप चैट का क्या मतलब था। रणसिंह कहता है कि ये बात मैं आपको बता नहीं सकता। दीप्ति ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके मुझे ये बात बताई थी, इसलिए मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो वृंदा कहती है कि अभी दीप्ति कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए तुम्हें ये बात बतानी ही पड़ेगी। दीप्ति के गायब होने के पीछे के राज का खुलासा तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो रणसिंह कहता है कि मैं अगर कहूँ भी तो भी आप मेरे पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वृंदा कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे सारी बातें बताओ। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अफसाना रणसिंह की बेटी की आत्महत्या की खबर सुनकर हॉस्पिटल में आती है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है। वो कांस्टेबल कहता है कि कुछ दिन पहले एक लड़की का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की यहीं पर एडमिट थी, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। उस लड़की के घर वालों का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब उसके बाद यहाँ से सीन चला जाता है वृंदा के पास। वृंदा अपने ऑफिस में प्रकाश अग्रवाल को बुलाकर पूछती है कि आपके फार्म हाउस में हर बार पार्टी होने के बाद क्या तुरंत ही सब कुछ साफ कर दिया जाता है। प्रकाश अग्रवाल कहता है कि हाँ, एक कंपनी से हम लोगों का एग्रीमेंट है, पार्टी के बाद वो कंपनी हमारा फार्म हाउस जल्दी से साफ कर देती है। तो वृंदा प्रकाश अग्रवाल से उस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। तो प्रकाश कहता है कि इस कंपनी का मालिक महेंद्र गुप्ता है। अब यहाँ पर महेंद्र गुप्ता का नाम सुनकर वृंदा और अफसाना थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। उन दोनों को ये नाम कहीं जाना पहचाना सा लगता है। तो फौरन वृंदा अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट छत्र से जाकर पूछती है कि क्या वो महेंद्र गुप्ता को पहचानता है। अब यहाँ पर महेंद्र गुप्ता का नाम सुनते ही छत्र कहता है कि हाँ, वो मेरे गुरु है, मैंने उन्हीं से ही सारा काम सीखा है। पहले वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक जाने माने पुलिस अधिकारी थे और 12 साल पहले ही नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब आगे छत्र ये भी कहता है कि रणसिंह की कार में उसके परिवार और दोस्तों के अलावा एक अनजान शख्स के भी फिंगरप्रिंट मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पीले कोट पहने हुए उस इंसान को देखते हैं जिसे हमने कहानी के पहले सीन में देखा था। अब इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो रास्ते पर ही रहता है। तो उसके पास उस महंगे कोट को देखकर सभी लोग उससे पूछते हैं कि अरे ये कोट तुम्हें कहाँ मिला। तो वो कहता है कि ये कोट उसे डेड बॉडी के पास मिला है।
अब उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में वृंदा के बुलाने पर महेंद्र गुप्ता पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। महेंद्र गुप्ता को देखते ही सब पुलिस वाले उसके पैर छूने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ के एक जाने माने पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वो वृंदा को देखकर कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर वृंदा कहती है कि हाँ, क्योंकि जब आप रिटायर हुए थे तो उसके बाद में ज्वाइन हुई थी। अब सीन चला जाता है होम मिनिस्टर के केबिन में। वो अर्पण से कहता है कि तुम रण सिंह के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें तो वॉइस टीवी के पीछे पड़ना चाहिए, उस वॉइस टीवी का नामो निशानी मिटा दो। इस बात से ये पता चलता है कि होम मिनिस्टर की वॉइस टीवी के साथ पुरानी दुश्मनी है। अब स्टेशन में महेंद्र गुप्ता से बात करने पर वृंदा को लगता है कि ये इंसान बहुत ही रहस्यमय है और जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। महेंद्र गुप्ता कहता है कि रिटायरमेंट के बाद वो उत्तराखंड के एक आश्रम में गया था शांति पाने के लिए, लेकिन फिर कुछ हटकर करने के लिए फिर से वो शहर आ गया। पहले तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में सबूत ढूंढने का काम करता था, लेकिन अब वो पैसे लेकर सबूत मिटाने का काम करता है। वो कहता है कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं दोनों फील्ड में खरा उतरता हूँ या नहीं। आगे वो ये भी कहता है कि मैंने मिटाए हुए सबूत तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, ऐसे चैलेंज करने लगता है। ये बात सुनकर वृंदा थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो विनम्रता से कहती है कि सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से लापता है, अगर आप उसे ढूंढने में मेरी कुछ मदद कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बात सुनकर महेंद्र गुप्ता कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है, अगर उसे पता चलेगा तो वो जरूर बताएगा, लेकिन जाते जाते वो एक रहस्यमय बात बताकर जाता है। कहता है कि कभी कभी हमें कुछ चीजें करीब से दिखाई नहीं देती, लेकिन वही चीजें थोड़ा दूर जाकर देखने पर साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि एक बाज ऊपर से अपने शिकार को ठीक से देख पाता है। अब ये बात कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ इस तरफ घर पर रण सिंह का बेटा मारपीट करके घर पर लौटता है। कहता है कि वो आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलेज में सब दोस्त उस पर हंसते हैं उसके पिताजी की वजह से, क्योंकि उन्हें जेल हुई है। उसके बाद दोस्तों हम अफसाना को देखते हैं, जो श्याम की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर बैठी होती है। आज श्याम का जन्मदिन होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अफसाना और श्याम का क्या रिलेशन है। दरअसल दोस्तों, श्याम और अफसाना ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दोनों एक साथ वॉइस टीवी में काम भी करते थे, लेकिन श्याम को ये शक था कि अफसाना रण सिंह को पसंद करती है। इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार लड़ाई भी होती रहती थी। अब एक दिन अफसाना घर पर लौटकर देखती है तो श्याम ने आत्महत्या कर ली थी और इन्हीं सारी पुरानी बातों को याद करते हुए अफसाना रो रही होती है। यहाँ इस तरफ वृंदा तूफानी रात में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उधर डीसीपी वृंदा के लिए नई साजिश रचने लगता है। वो यहाँ रण सिंह की जेल में अपने आदमियों को घुसा देता है और वो लोग रण सिंह को उल्टा लटकाकर उसे खूब मारते पीटते हैं, उसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब जब सीनियर पुलिस कमिश्नर को ये बात पता चलती है तो वो डीसीपी और वृंदा को अपने रूम में बुलाता है। वृंदा कहती है कि ऐसे हाई प्रोफाइल कैदी को आप पीट नहीं सकते। डीसीपी कहता है कि उसके ऑफिसरों को कैदियों के साथ गलतफहमी हो गई थी और इसलिए उन्होंने गलती से रण सिंह को पीट दिया। लेकिन अब यहाँ पर वृंदा और सीनियर कमिश्नर दोनों ही समझ पाते हैं कि ये सब कुछ डीसीपी का ही प्लान है और वो यहाँ पर जानबूझकर नाटक कर रहा है। अब डीसीपी के वहां से चले जाने के बाद कमिश्नर वृंदा से पूछता है कि वहां उस घटनास्थल पर साफ करने वाला स्वीपर कौन था। वृंदा बताती है कि महेंद्र गुप्ता। अब कमिश्नर महेंद्र गुप्ता का नाम सुनते ही हैरान हो जाता है। कहता है कि एक वक्त था जब पुलिस डिपार्टमेंट में महेंद्र को जादूगर कहा जाता था, क्योंकि वो सबूत ढूंढने में एक्सपर्ट था, लेकिन अब वो सबूत मिटाने में भी एक्सपर्ट हो गया है, इसलिए ही आज हम उसे स्वीपर कहते हैं। देखो, तुम मुझसे थोड़ा बचकर रहना। अब ये बातें सुनने के बाद वृंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं। अब उसके बाद वृंदा रण सिंह से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था। अब यहाँ पर वृंदा उसे सॉरी कहती है, लेकिन रण सिंह उसे कहता है कि मुझे पता है मैडम, आपने एक काम नहीं किया होगा, आप मुझे पिटवा नहीं सकती और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में मीडिया के सामने कुछ नहीं कहूंगा। तो वृंदा उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हम समाज को देखते हैं, जहां सभी जगहों पर रण सिंह को ही सजा देने की बात उठने लगती है। इसी वजह से वॉइस टीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रण सिंह और विजय को नौकरी से ही निकाल देते हैं। तो वृंदा अफसाना को लेकर वॉइस टीवी के ऑफिस में जाती है रण सिंह के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां पर तो सभी लोग रण सिंह के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करने लगते हैं। कहते हैं कि रण सिंह सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सभी कहते हैं कि रण सिंह के साथ दीप्ति का कुछ भी गलत संबंध नहीं था। अब उसी ऑफिस में वृंदा की मुलाकात दीप्ति के एक दोस्त से होती है। वो लड़की कहती है कि दीप्ति बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे नहीं थे। दीप्ति नशा नहीं करती थी, लेकिन उसके सारे दोस्त नशा करते थे और दीप्ति का रण सिंह के साथ सिर्फ बॉस और एम्प्लॉयज का ही रिश्ता था, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वृंदा वहां से चली जाती है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जिस रास्ते पर रण सिंह की गाड़ी गई थी, वृंदा उसी रास्तों पर ड्रोन लेकर अपनी बेटी दीप्ति को ढूंढने लगती है। तो यहाँ एक जगह का नाम सुनकर अफसाना को एक बात याद आती है। वो वृंदा से कहती है कि जिस दिन दीप्ति लापता हुई थी उस दिन सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल में 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। अब ये बात सुनकर वृंदा शॉक रह जाती है। उसे डर लग रहा था कि वो उसकी बेटी ना हो। फिर वो लाश को देखने के लिए मुर्दाघर में जाती है और लाश को देखते हुए वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन अब लाश को देखने के बाद वृंदा कहती है कि ये मेरी बेटी दीप्ति की लाश नहीं है, वो नहीं मर सकती, देखना मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी।
वृंदा आगे ये भी कहती है कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और दोस्तों इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ बंगाली वेब सीरीज निखोज यानी कि लापता होना इसका पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कल के सेकंड पार्ट के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार दीप्ति के साथ क्या हुआ था और दूसरे सीजन में हमें कातिल का पता भी लगेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखना मत भूलना। तो दोस्तों ये सीजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।